नावल मोहब्बत से खुदा तक का सफ़र, तहरीर महविश सिद्दीक, किस्त नंबर 15। डैमिट, ये लाइट कैसे ख़राब होगी और ज़ैनब कहाँ है इस वक्त। अज़लान को अपने जहन में पहली बार ज़ैनब का ख्याल अक्स बनकर गर्दिश करता महसूस हुआ तो इसे फ़ौरन तशवीश ने आन घेरा, क्योंकि वो यहाँ कराची आकर ज़ैनब को सिरे से ही भूल गया था। सर, मैंने अभी लाइट। अज़लान तेज़ कदमों से चलता हुआ कमरे के दरवाजे के पास ही पहुंचा था कि उसके मोबाइल की रिंगटोन ने इसकी सारी तवज्जो अपनी जानब मबजूल करवा ली। घर के अंदरूनी हिस्से की लाइट पता नहीं कब से ख़राब है। इशफाक, तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? और ये सिक्योरिटी गार्ड्स कहाँ हैं? वो लोग सो रहे थे क्या? इशफाक अभी लाइट के बारे में कुछ कहने ही लगा था कि अज़लान ने अजहद संजीदा तासरात समेत मतलाशी निगाहों से अतराफ़ में निगाह घुमाकर जैनी को ढूंढते हुए इसे फ़ौरन खरी खरी सुना दी। हम सॉरी सर, कल रात यहाँ से जाने से पहले तक तो ठीक थी, पता नहीं फिर। और वो सिक्योरिटी गार्ड तो शायद भाभी की वजह से। बात करते हुए इशफाक का अंदाज़ भी कुछ हवास बाख्ता सा लग रहा था, क्योंकि इशफाक अज़लान की अपनी फैमिली को लेकर पॉसेसिवनेस से बखूबी आगाह था। इसलिए इसने यहाँ से जाने से पहले दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स को घर के अंदर जाने से सख्ती से मना कर दिया था। और इसी हुक्म के पेश नज़र इन लोगों ने लाइट्स को बंद होता देखने के बावजूद भी घर के अंदर कदम नहीं रखा था। इन्हें लगा शायद ज़ैनब ने अपने कमरे में जाने से पहले जानबूझकर सारी लाइट्स ऑफ कर दी हैं, इसलिए उन्होंने इस बात पर ज़्यादा कान धरना ज़रूरी न समझा। इस वक्त मुझे और कुछ नहीं सुनना, जल्द अज जल्द किसी इलेक्ट्रिशियन को फ़ोन करो और इसे ठीक करवाओ फ़ौरन। अज़लान ने इशफाक के मुंह से लफ्ज़ भाभी का जिक्र सुनकर इसकी पूरी बात सुने बिना ही अपना हुक्म सादर करते हुए फ़ौरन फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। ज़ैनब, आप कहाँ हैं इस वक्त? अज़लान अपने कमरे और कॉरिडोर के अतराफ़ में देखने के बाद भी लाहौर लाउंज में पहुंचकर बुलंद आवाज़ में ज़ैनब को पुकारने लगा था। इसने हाथ में थामे मोबाइल की टॉर्च जल्दी से ऑन कर ली। अभी वो धीमी चाल चलता हुआ टॉर्च के सहारे आगे ही बढ़ रहा था कि अचानक किसी चीज़ से टकराकर औंधे मुँह नीचे गिरने ही वाला था कि इसने बमुश्किल खुद को संभाला देखकर नीचे गिरने से बचा लिया। तभी इसकी निगाह बेख्तियार ज़ैनब पर जाकर ठहर सी गई, जो इस वक्त एक पिलर के करीब बेहोशी की हालत में आड़े तिरछे अंदाज में नीचे ज़मीन पर गिरी हुई थी। ज़ैनब को इस तरह बेसुध हालत में नीचे गिरा हुआ देखकर इसके हवास बुरी तरह शल होकर रह गए और इस मंजर को देखते हुए इसकी स्याह रंग चमकदार आंखें एक पल के लिए झपकना तक भूल गईं। उठें ज़ैनब, ज़ैनब, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? लम्हा भर लगा था अज़लान को संभलने में और फिर वो बेख्तियार ज़ैनब की जानब लपका और इसके करीब जाकर असद फ़िक्रमंद तासरात समेत एक साथ कई सवालात कर बैठा। इस वक्त हद दर्जा घबराहट और परेशानी के मारे इतने सर्द मौसम में भी इसकी कुशादा पेशानी पर पसीने के नन्हे नन्हे कतरे नमदार होकर इसे अरक आलूद कर गए थे। अज़लान ने ज़ैनब को होश में लाने के लिए इसके चेहरे पर अपना हाथ नरमी से थपथपाया। तभी इसे अंदाज़ा हुआ कि ज़ैनब तो इस वक्त बर्फ़ की सील की मान ठंडी पड़ चुकी है। ज़ैनब ने इस वक्त इतनी सर्दी के मौसम में बस सादा सा सूट ज़ेबतन कर रखा था और मुस्तहाल इस पर कोई गर्म शाल वगैरह भी नहीं ओढ़ रखी थी। अज़लान ने एक हाथ से अपने माथे पर से पसीने के कतरों को साफ़ करते हुए टॉर्च को सामने मौजूद टेबल पर रखा और फिर से दोबारा जैनी की तरफ आ गया। फिर गहरा सांस भरते हुए इसने नीचे झुककर जैनी के नर्म नाजुक वजूद को अपने कसरती बाजुओं में उठाया और तेज़ी से अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। टॉर्च की मदम नीली रोशनी में अज़लान का चेहरा इस वक्त स्पॉट लग रहा था। जैनी की तेज़ी से मदम होती धड़कनों की रफ्तार के साथ साथ अज़लान के चेहरे के तासरात को आज़ाद संजीदगी का रुख दे रही थी। इसने जल्दी से अपने कमरे में आते ही बेड पर जैनी को लिटाकर टॉर्च को सामने ड्रेसिंग टेबल पर रखा और फिर फुर्तीले अंदाज से अलमारी से 2-3 कम्फर्टर एक साथ निकालकर जैनी पर अच्छे से डाल दिए। इसके बाद वो भागकर किचन में आया और जल्दी से पानी की बोतल फ्रिज से निकालकर कमरे में आने के बाद जैनी को चम्मच से बार बार पानी पिलाने की कोशिश करने में लगा हुआ था। इस वक्त इसको खुद पर शदीद गुस्सा आ रहा था। आज सिर्फ़ और सिर्फ इसकी लापरवाही की वजह से ज़ैनब की ये हालत हो गई थी। परेशानी के मारे इसके माथे पर बार बार पसीना आ रहा था। कुछ ही मिनटों में वो घन चक्कर बना इधर से उधर फिर रहा था। जैसे इसके हलक से पानी के चंद कतरे नीचे उतरे। कुछ ही सेकंड्स के बाद जैनी के मुंह से हल्की सी क्राहनुमा आवाज़ निकली, जिस पर अज़लान ने बाकायदा ऊंची आवाज़ में गहरा सांस लिया और फिर जैनब के चेहरे पर अपने हाथ की हथेली पिलाकर इसका टेम्परेचर चेक किया। इसकी जैनी के मतलब कुछ देर पहले की सोचों के बिल्कुल बरक्स, न जाने क्यों इस वक्त अज़लान का दिल अपनी ज़िंदगी को अंधेरे से भर देने वाली लड़की की आंखों में पहली सी चमक और रोशनी देखने को बार बार मचल रहा था। अज़लान अभी तक जैनी की मूंदी आंखों को ही साकत निगाहों से देखे जा रहा था। तभी इसे जैनी के वजूद में हल्की सी रमक महसूस हुई, इसलिए वो बेख्तियारी जैनी के चेहरे से हाथ हटाता फ़ौरन बेड से उठकर मुस्तरब अंदाज में खिड़कियों के पर्दे एक साइड पर करने लगा ताकि कमरे में थोड़ी दिन की रोशनी आ सके।
अभी वो पर्दे को हाथ से हटाने ही लगा था, कमरा एक ही सेकंड में पूरी तरह रोशनियों से नहा गया। ज़ैनी जो अपनी आंखें खोलने की कोशिश करती हुई सर को तकिए से उठाने की नाकाम कोशिश कर ही रही थी कि अचानक कमरे में इतनी रोशनियों को चलते देखकर इसकी आंखें चंद पल के लिए चंदिया सी गईं। लेटी रहें आप, कुछ ही देर में डॉक्टर आ रहा है आपका चेकअप करने। अजलान ने अपना रुख वापस मोड़ा तो ज़ैनी को अपनी आंखों पर हाथ रखकर वापस उठते देखा तो इसे एक नज़र बगौर देखने के बाद नरम लहजे में इसे यूं ही बेड पर लेटने का कहा, जिस पर वह थोड़ा सा उठकर फिर से लेट गई। इस वक्त इसके हाथों की नरम उदास हथेलियाँ इसकी आंखों के साथ साथ इसकी पेशानी पर भी अपनी गिरफ्त मजबूत किए हुए थी, क्योंकि अब नकाहत और कमज़ोरी के बायस इसका सर दर्द से फटा जा रहा था। इससे पहले कि अजलान इससे इसकी तबीयत के बारे में कुछ पूछता, तभी से डोर नॉक होने की आवाज़ अपनी स्मातों में सुनाई दी और फिर वो उल्टे कदमों से चलता हुआ डॉक्टर को अंदर रूम में ही ले आया था, क्योंकि वो कुछ ही देर पहले अपने फैमिली डॉक्टर को फ़ौरन घर पर आने का मैसेज सेंड कर चुका था। अजलान बेटे, मैंने आपकी वाइफ को इमरजेंसी डोज लगा दिया और साथ में कुछ मेडिसिन भी लिख दी हैं। आप बहुत जल्द ये किसी नज़दीकी मेडिकल स्टोर से मंगवा लीजिए। डॉक्टर ने कंप्लीट चेकअप के बाद जैनी को सुकून का इंजेक्शन भी लगा दिया और फिर उन्होंने रूम से बाहर आकर अजलान को एक सफ़ेद चिट हाथ में थमा दी, जिस पर अजलान ने थैंक यू अंकल कहकर अस्बात में सर हिलाने के साथ साथ वो चिट पास ही मुअद्दब अंदाज में खड़े इशफाक के हाथ में थमा दी, जिस पर वो फ़ौरन तेज़ तेज़ कदमों से चलता हुआ मेडिसिन लाने के लिए वहाँ से चला गया था। अजलान बेटे, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात कहनी थी। डॉक्टर ने कॉरिडोर में अजलान के साथ साथ धीमी चाल चलते हुए इसको संजीदा और नरम लहजे से मुखातब किया, जिस पर अजलान के बढ़ते कदमों को फ़ौरन ब्रेक लग गई थी। जी जी अंकल, प्लीज़ आप बिला झिझक बताएं क्या कहना चाहते हैं। अजलान को लगा शायद इनका कोई फैमिली या फाइनेंशियल इशू है जिसके बारे में वो स्पेशलिस्ट से बात करना चाहते हैं। मुझे आपके हस्बैंड वाइफ के पर्सनल मैटर में मुदाखलत तो नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन बेटे डॉक्टर के इन अल्फाज पर अजलान के चेहरे के तासरात यकलक तब्दील हो गए थे, जो डॉक्टर की निगाहों से मख्फी ना रह सके। अंकल, आप ये अजलान के लहजे की संजीदगी और इसका तेज़ी से सुर्ख पड़ता चेहरा देखकर डॉक्टर ने अपने हाथ के इशारे से कुछ ही फासले पर मौजूद सोफ़े पर बैठने का कहा, जिस पर अजलान बादल नखास्ता इनके साथ आकर मुस्तरब अंदाज में बैठ के इसे अपनी पर्सनल लाइफ किसी के साथ भी डिस्कस करना बिल्कुल पसंद नहीं था। इसे अजीब सी कुफ़त हो रही थी, जो इस वक्त किसी हद तक इसके चेहरे से भी अयां हो रही थी। मैं आपकी मेंटली कंडीशन समझ सकता हूँ अजलान, लेकिन एक डॉक्टर और आपके अंकल होने के नाते आपको बताना मेरा फ़र्ज़ है। डॉक्टर इकरार की इतनी लंबी तमहीद बांधना अजलान को किसी हद तक गहरी सोचों में मुब्तला कर चुका था, क्योंकि वो अजलान की एमरजेंसी में की गई शादी की वजूहात से पूरी तरह वाकफियत रखते थे। इस वक्त आपकी वाइफ को किसी शदीद मेंटली स्ट्रेस का सामना है, जिसकी वजह से वो इस कदर बुरी तरह डिप्रेशन का शिकार हैं। डॉक्टर के मुंह से लफ्ज़ डिप्रेशन का सुनकर बेख्तियार अजलान का सर अजहद शर्मिंदगी के मारे थोड़ा नीचे झुक गया था। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप इन्हें किसी तरह रिलैक्स रखने की कोशिश करें, क्योंकि इस उम्र में इतना ज़्यादा स्ट्रेस मैंने अमूमन कभी नहीं देखा। डॉक्टर इकरार ने अजलान के झुके शाने पर नरमी से हाथ रखा तो वो खुद के असाब पर काबू पाता हुआ फिर से इनकी तरफ मुतवज्जा हुआ था। उनकी हेल्थ को ठीक रखने के लिए इन्हें जितना हो सके इतना मेंटली तौर पर कंफर्टेबल फील कराएं। उनका पुरसुकून रहना उनकी सेहत के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। इस तरह वो बहुत जल्दी रिकवर भी हो जाएंगी। डॉक्टर ने अपने मुखलिसाना मशवरे से अजलान को नवाजा, क्योंकि वो इन्हें वो दोनों मियाँ बीवी के जैसे रिश्ते के बरक्स एक दूसरे से काफ़ी अलग थलग से रहते महसूस हो रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा, ज़्यादा फिक्र नहीं करो। डॉक्टर इकरार अजलान को अच्छी तरह जानते थे, क्योंकि वो सिकंदर साहब के करीबी दोस्तों में से एक ही थे। इसलिए उन्हें पता था कि अजलान इनकी बात का बुरा नहीं मानेगा। इसलिए रसान से समझाने के बाद इसके कंधे पर हाथ रखकर नरम लहजे में तसल्ली भी दी थी। इस पर जवाबन अजलान सिर्फ हल्का सा मुस्कुराने पर ही इक्तफा कर सका था। चंद ज़रूरी हदायत के बाद इकरार अंकल ने अजलान से वापसी की इजाज़त तलब की और वहाँ से चले गए। डॉक्टर को दाखिली दरवाजे तक छोड़ने के बाद अजलान परेशान अंदाज में अपने बालों में हाथ फेरता हुआ घर में वापस आ रहा था। इस वक्त इसके ज़हन पर गहरी सोचों के बादल छाए हुए लग रहे थे, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि उनके आपसी रिश्ते की वजह से ज़ैनब इस कदर मेंटली स्ट्रेस ले रही है। स्ट्रेस में तो वो खुद भी था, मगर वो एक मर्द था, इसलिए मजबूत असाब का मालिक होने की वजह से हर बड़ी से बड़ी परेशानी आराम से बर्दाश्त कर रहा था। लेकिन इस सब की वजह से ज़ैनब की हसास तबीयत पर कितना गहरा असर पड़ रहा है, इसका अंदाज़ा इसे आज डॉक्टर की बातों के बाद से हो रहा था। इतनी ख़राब तबीयत में तो भाई का खाना इनके लिए सही नहीं होगा। अजलान ने कुछ देर बाद अपने सर को नफ़ी में झटक कर सोचों से आज़ाद किया और ख़ुद कमरे में वापस आकर ज़ैनी को गनूदगी की हालत में सोते हुए देखा तो सीधा किचन में आ गया, क्योंकि अब इसे अपने हाथों से ज़ैनब के लिए कुछ हल्का फुल्का सा नाश्ता तैयार करना था। और फिर इसने फ्रिज में से एक अंडा निकालकर फ्राई किया और फिर 2 स्लाइस को गर्म करके एक डिश में पानी और डॉक्टर की बताई गई मेडिसिन तरतीब से रखने लगा था।
इस बार मेरे ज़हन से पता नहीं ये कैसे स्लिप हो गया। यहाँ आने से पहले मुझे नूरी आंटी को फ़ोन कर देना चाहिए था। अजलान अपना शेफ़ गाउन उतारने के साथ साथ आहिस्ता आवाज़ में बड़बड़ा भी रहा था। नूरी आंटी अजलान की शेफ़ थी। अजलान जब भी यहाँ कराची आता इन दिनों नूरी आंटी को किचन के काम के लिए बुला लेता था। बाकी के सारे दिनों की तनख्वाह इन्हें हर महीने लाजमी मिल जाती थी, भले वो यहाँ कोई काम करें या ना करें। अजलान ने इन्हें मज़ीद किसी के घर भी काम करने से साफ मना कर दिया था। वो इनकी और इनकी 12 साला नवासी की हर ज़रूरत बिना इनके कुछ भी कहे खुद ही पूरी कर दिया करता था। इसलिए नूरी आंटी भी अजलान को अपने बेटों से भी बढ़कर चाहती और इसका हर काम बखुशी खुद अपने हाथों से किया करती थी। इशफाक अपना नाश्ता खुद ही बना लिया करता था, इसलिए नूरी आंटी आजकल छुट्टी पर थी। इशफाक ने तो नाश्ता वगैरह बनाने की इजाज़त मांगी थी, मगर अजलान ने इशफाक को कहने की बजाय खुद बनाने को तरजीह दी। इशफाक इसकी बीवी के लिए अपने हाथों से नाश्ता बनाए, इसके दिल को यह इकदाम कुछ मुनासिब नहीं लग रहा था, इसलिए इसने इसे साफ मना करके वापस भेज दिया। और वैसे भी अजलान की अजली पॉसेसिवनेस इस बात की इजाज़त कहाँ देती थी। अजलान जब नाश्ता तैयार कर चुका तो फिर वो शेफ़ गाउन उतारने के बाद डिश लेकर अपने और ज़ैनब के मुश्तरका कमरे की तरफ चल दिया था। ज़ैनब, आप पहले नाश्ता कर लें, फिर इसके बाद मेडिसिन भी लेनी है आपको। अजलान ने नीम सोई जागी कैफियत में मुब्तला ज़ैनब को शानों से थाम कर अपने हाथ का सहारा देते हुए 2 तकियों के साथ टेक लगाकर सीधा बिठा दिया था। इसकी आंखें अभी भी गुनूदगी के बायस बार बार बंद हो रही थी। अजलान एक पल के लिए इसको साकत निगाह से देखता रह गया था, क्योंकि 1-2 दिन के अंदर ही अंदर इसका चेहरा कितना पसमुर्दा और बुझा बुझा सा लग रहा था। इसकी आंखों के पोटे नीचे से उभर कर थोड़ी सूजन का शिकार लग रहे थे। नींद के हैवी इंजेक्शन और कमज़ोरी के बायस इसके हाथ बार बार कँपा रहे थे। रुकिए, आप मैं खिला देता हूँ। अजलान ने ज़ैनी के लरज़ाहट का शिकार होते हाथ पर अपना हाथ रखकर इसे नरमी से पीछे किया और फिर खुद अपने हाथ से छोटे छोटे नवाले बनाकर ज़ैनी को खिलाने लगा, जिसको आंखें बंद किए वो बिना कुछ कहे अजलान का हुक्म समझकर बड़ी मुश्किल से चबा रही थी। इसके सर में अभी भी दर्द हो रहा था। दर्द की शिद्दत के बायस चुपके से इसकी आंख के किनारे से आंसू निकलकर अजलान के दाएं हाथ की पुश्त को भिगो गए थे, जो इस वक्त अपना चेहरा नीचे झुकाए नवाला बनाने में मसरूफ़ था। अचानक अपने हाथ पर कुछ नम सा महसूस होने पर चौंकते हुए अपना झुका सर उठाकर ज़ैनब को देखने लगा, जो इस वक्त अपने सर को दोनों हाथों से पकड़े शिद्दत से दबा रही थी। ज़्यादा दर्द हो रहा है। अजलान ने ज़ैनी के चेहरे पर तकलीफ़ की शिद्दत के आसार ज़ाहिर होने पर इसको जर्द पत्ते की तरह खुश्क पड़ते देखा तो बेख्तियार टिश्यू से अपने हाथ साफ़ करने के बाद इससे अजद फ़िक्रमंद लहजे में गोया हुआ था। लेकिन ज़ैनी के मुंह से कोई भी जवाब न पाकर अजलान ने बेख्तियार अपना हाथ बढ़ाकर इसके चेहरे को पूरी तरह ढांपे इसके हाथ हटा दिए, मगर वो अजलान के लमस पर अपनी भीगे और पुरनम निगाहों समेत इसे एक नज़र देखने के बाद खुद के साब पर काबू न पाते हुए फिर से अपनी आंखों पर हाथ रखे शिद्दत से रो दी। इस बार न चाहते हुए भी अजलान का दिल ज़ैनी के इस तरह शिद्दत से रोने पर फट सा गया था। रिलैक्स ज़ैनब, आप ये पानी के साथ मेडिसिन लें। डॉक्टर ने कहा था कुछ ही देर में इससे सर का दर्द गायब हो जाएगा और फिर आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगी। अजलान ने बमुश्किल अपनी निगाहें ज़ैनी के आंसू से तर चेहरे से हटाईं और फिर इसके गाल को किसी छोटे बच्चे की तरह पुचकारते हुए जल्दी से पानी का ग्लास पकड़कर इसको मेडिसिन थमाने लगा। ज़ैनब ने अजलान की पूरी बात सुनकर अपनी आंख के किनारे से बहते आंसू अपनी हथेली से साफ करते हुए कपकपाते हाथों से मेडिसिन पकड़कर मुंह में रख लिया और फिर थोड़ा सा पानी पीकर फिर से तकिए पर सर रखकर वापस लेट गई थी, क्योंकि इससे अभी सही से बैठा नहीं जा रहा था। इसका पूरा वजूद बुरी तरह टूट फूट का शिकार लग रहा था। अजलान ने अब बेड से उठते हुए दोबारा इस पर कंफर्टर डालकर लाइट्स ऑफ कर दी ताकि वो रेस्ट कर ले, मगर फ़ौरन इसे ज़ैनी की पूर्णम आवाज़ अपनी समातों में सुनाई दी थी। लाइट बंद नहीं करें प्लीज़। पिछले 15 घंटों से अंधेरे में रह कर ही मेरी तबीयत। ज़ैनी की अजियत से भरी आवाज़ सुनकर अजलान का बढ़ा हुआ हाथ कुछ देर तक हवा में ही मुअल्लक रह गया था। इसको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वह जब से इसे घर छोड़ कर गया तब से ही ज़ैनब इस अजियत से दो चार है। बात के आखिर में ज़ैनब की आवाज़ हलक में आंसुओं का गोला अटक जाने की वजह से अजलान को थोड़ी भारी और ज़ुकामज़दा सी लग रही थी। अजलान के चेहरे पर शर्मिंदगी की झलक नुमायाँ होने लगी। इसने अपने बाएं हाथ की मुट्ठी सख्ती से बींची और दाएं हाथ से कमरे की सारी लाइट्स दोबारा ऑन कर दी। मैंने सारी लाइट्स ऑन कर दी, अब आप आराम से सो सकती हैं। अजलान ने इसकी तबीयत के पेश नज़र इसे रेस्ट करने का कहा और फिर दरवाज़ा तक खुला छोड़कर वैसे ही बाहर आ गया ताकि ज़ैनब को इस कमरे में किसी किस्म का कोई डर महसूस न हो। कमरे के दरवाजे के बाहर तकरीबन 5 या 6 फुट के फासले पर एक डबल सीटेड सोफ़ा था, जिस पर आकर अजलान ताकि मांदे अंदाज में बैठते हुए अपनी आंखें मूंदे सर को सोफ़े की पुश्त पर टिका गया था। अगर मेरी इस लापरवाही की वजह से ज़ैनब को कुछ भी हो जाता तो। अजलान को अंदर से अपनी ही आवाज़ एक सवाल बनकर सुनाई दी, जिस पर इसकी आंखें एक अनजाने एहसास के तहत झट से खुल गई थीं। इसकी आंखें रत जगे और शदीद ज़हनी दबाव की वजह से हद से ज़्यादा सुर्खी से भर गई थी। अब वो अपना सर हाथों में थामे गहरी सोच में मुब्तला हो चुका था।
अजलान ने खुद भी कल दोपहर से कुछ नहीं खाया था, लेकिन ज़ैनब की अबतर हालत देखकर इसकी भूख सिरे से ही उड़न छू हो चुकी थी। इसका कुछ भी खाने को तो क्या, पानी तक पीने को भी दिल नहीं चाह रहा था। कुछ देर ज़हनी और अपनी सोचों में महव रहने के बाद अजलान का ध्यान अफ़ान और अयान की तरफ गया था, क्योंकि सरप्राइज़ देने के चक्कर में इसने यहाँ कराची आने से पहले इन दोनों को ही इन्फॉर्म नहीं किया था। और यहाँ घर पर वापस आते ज़ैनब की इतनी तबीयत ख़राब देखकर अजलान को इनसे बात करने का बिल्कुल भी वक्त नहीं मिला था। शम्सा रुको, मैं भी आ रही हूँ। सनी अपने दोस्तों के ग्रुप के साथ कॉरिडोर में बैठकर इधर उधर की बातें कर रहा था कि अचानक किसी लड़की के मुंह से शम्सा का नाम सुन इसे दूर से आती दो लड़कियां दिखाई दी। एक इससे थोड़ा आगे चल रही थी, जिसने चेहरे पर मुकम्मल हिजाब और रखा था, और दूसरी इसके पीछे पीछे आती तकरीबन तेज़ तेज़ कदमों से भागकर इसके पास आ रहे थे। शम्सा, ये तुम हो? सनी से हिजाब वाली लड़की को बगौर देखने के बाद शम्सा की आंखों के मुनफरिद डार्क ब्राउन रंग से ही इसको पहचान पाया था, वरना इसने चेहरे पर तो मुकम्मल पर्दा करके इसे अच्छे से कवर किया हुआ था। इसलिए वो भी तेज़ कदमों से भागते हुए अचानक इसके रास्ते के आगे हाय लोकर इसे हैरत से भरी निगाहों से सरतपा देखते हुए पूछने लगा। शम्सा इसको अचानक अपने सामने देखकर एक पल के लिए आवाज़ बागता सी होगी। वो मास्क मैन के खौफ से इसका सामना नहीं करना चाहती थी, मगर फिर क्या करती, यूनिवर्सिटी तो आना ही था। इसलिए आज कितने दिनों बाद अपनी हिम्मत मुजतमा करके आई थी, मगर यहाँ आते इसका सनी से टकराव हो गया था। इसका दिल अतराफ़ में निगाह घुमाते शिद्दत से धड़क रहा था। न जाने क्यों इसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था मास्क मैन की सर्द निगाहें इसे आसपास कहीं ना कहीं देख रही हैं। यार शम्सा, तुमने अपना मोबाइल क्यों ऑफ़ कर रखा? मैं इतने दिनों से तुम्हें कॉल कर कर के थक चुका हूँ, मगर हर बार तुम्हारा नंबर सिरे से ऑफ़ मिल रहा है। क्या हुआ तुम्हें? सब खैरियत तो है ना? सनी अब इससे अपने मखसूस दिल फरेब अंदाज में बात कर रहा था। तभी शम्सा गैर महसूस अंदाज में इससे अपना फासला बढ़ाती थोड़ा पीछे हट गई, तो सनी को शम्सा का ये एकदम अंदर ही अंदर कुछ नागवार सा गुजरा। इसलिए सवालिया अंदाज में अपना हाथ घुमाते हुए इसका चेहरा यकटुक निगाहों से बगौर देखने लगा था। वो सनी, वो मेरा दिल नहीं करता मोबाइल यूज़ करने का, इसलिए पावर ऑफ करके रख दिया है। शम्सा ने अपने झुके सर के साथ सरगोशीनुमा अंदाज में इसे बताया, और फिर तेज़ तेज़ कदमों से आगे बढ़ने लगी। मगर सनी फिर इसके रास्ते में हायल हो गया था, जिस पर शम्सा के कदमों को अचानक ब्रेक लगाना पड़ी, वरना इन दोनों की टक्कर लाजमी थी। सनी की ये हरकत शम्सा को अंदर ही अंदर तिल मिलाने पर मजबूर कर गई थी। इससे पहले कि वो इसे कुछ सख्त सुनाती, तब तक शम्सा की दोस्त भी वहाँ आ गई। वो इन दोनों के इस बढ़ते ताल्लुक़ को अच्छे से जानती थी, इसलिए यहाँ आकर किसी मुजस्मे की तरह चुप साध कर खड़ी हो गई। आओ ना शम्सा, प्लीज़ कुछ देर बैठकर बातें करते हैं। मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं आज कितना खुश हूँ तुम्हें यहाँ अपने सामने देखकर। मैं तो सनी अपने मकर को चालू रखते हुए जान लुटाने के अंदाज में कहते हुए आगे बढ़कर इसका हाथ फटते मोहब्बत से थामने लगा, जिस पर शम्सा तेज़ लहजे में बोलती हुई फ़ौरन वहाँ से चली गई। सनी, हमारी क्लास का टाइम हो गया, मैं चलती हूँ। शम्सा की नज़रअंदाजी ने सनी को अंदर ही अंदर तप चढ़ा दी थी। इसका अंदाज़ साफ जान छुड़ाने वाला लग रहा था। पहले तो शम्सा के हिजाब ने इसको हैरतज़दा कर दिया था, मगर अब शम्सा के अजनबियत और बेगामगी से भरे रवैये ने इसको चौंकने पर मजबूर कर दिया। वो वहीं खड़ा कुछ देर तक इसकी पुश्त को सख्त निगाहों से घूरता रहा, और फिर वो नफ़ी में सर झटकते वहाँ से चलकर अपने दोस्तों के पास आकर हल्की फुल्की बातों में मसरूफ़ हो गया। लेकिन बार बार इसका ध्यान शम्सा के बदलते रवैये और इसके हर एक बदलते अंदाज पर जा रहा था, जिसमें से एक इसका हिजाब ओढ़ना भी शामिल था। फातिमा अफ़ान के रूम से सीधा टैक्सी के अंदर जाने के बजाय लॉन में मौजूद झूले पर आकर शिकस्ता अंदाज में बैठ चुकी थी। माजी के घनेरे बादल उस्मान की यादों की सूरत में इस पर बुरी तरह छा गए थे। वो इन्हीं सोचों के भंवर में फंसी माजी की यादों में कहीं गुम हो गई थी। अस्सलाम वालेकुम। बाबा अख्तर साहब और सोनिया बेगम लाउंज में इस वक्त शम्सा के साथ ही आरामदाह अंदाज में सोफ़े पर बैठे हल्की फुल्की गपशप कर रहे थे कि अचानक उस्मान की सोबर सी आवाज़ सुनकर सबके सर पीछे की तरफ मुड़ गए, जहाँ उस्मान अपनी नीम खूबसूरत मुस्कुराहट समेत एक शर्मीली सी लड़की के साथ लाउंज के दरवाजे के वस्त में खड़ा हुआ था। उस्मान भाई, मैंने आपको इन दिनों इतना मिस किया, इस बार तो आपने आने में काफ़ी टाइम लगा दिया। शम्सा ने भाग कर आते हुए उस्मान से गले मिलने के साथ साथ शिकवा भी किया, और अब इसकी नज़र अपने भाई के बिल्कुल साथ खड़ी लड़की की तरफ उठ गई, जो इन सबको देखकर थोड़ा घबराहट का शिकार होते बार बार अपना दुपट्टा सेट कर रही थी। अरे उस्मान, तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है? सोनिया बेगम भी इस अनजान लड़की को अपने घर पर देखकर चौंक गई थी, क्योंकि उस्मान तो अभी भी वहीं शम्सा के पास ही खड़ा इससे मिल रहा था। मगर ईमान फातिमा ने आगे बढ़ते हुए अख्तर साहब के आगे शाइस्तगी से झुककर सलाम किया, जिस पर अख्तर साहब ने भी मजबूरी में ही सही मगर धीमे से मुस्कुराकर इसके सर पर प्यार दिया और इसके सलाम का जवाब देकर वहीं खड़े हो गए थे। फातिमा अब सोनिया बेगम से मुसाफा कर रही थी, जिस पर बादल नखास्ता सोनिया बेगम ने इसे थोड़ा सा अपने साथ लगाकर वापस छोड़ दिया, और फिर वो अपनी हैरत पर थोड़ा काबू पाते हुए सीधा उस्मान से ही मुखातब हुई थी, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही उस्मान के लबों से आज तक किसी भी लड़की का जिक्र नहीं सुना था, और अब तो वो सीधा घर ही ले आया था। ये बात इन्हें अंदर ही अंदर बुरी तरह चौंकने पर मजबूर कर गई थी। शम्सा भी गैर यकीन अंदाज से अपने भाई को ही देखे जा रही थी, जो चुपचाप खड़ा सबके तासरात जांचने की सही कर रहा था।
शमसा बेटे, ये आपकी भाभी हैं ईमान। फातिमा वापस उस्मान के साथ ही खड़ी हो गई, जिस पर उस्मान ने इसका हाथ नरमी से थाम कर अपनी मुस्कुराती आवाज़ में कहते हुए सब पर हैरत का एक नया बम फोड़ दिया था। मां सवाए अख्तर साहब के, जो इस लड़की को उस्मान के साथ खड़ा देखते ही फ़ौरन पहचान गए थे कि हो ना हो ये लड़की उस्मान की बीवी ही हो सकती है। क्या भाभी?